नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आरपीसी के द्वारा जो अभी हाल ही में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हिंदी के लिए जो भी सिलेबस जारी किया गया है, उसमें कक्षा 9 से 12 तक की जो पाठ्य पुस्तकें उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा जो भी सिलेबस आपके कोर्स में होगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी करवाएंगे। और इसके अलावा जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट कर रखा है, बहुत ही नाम मात्र की जो शुल्क के साथ आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रेमचंद की जो चर्चित कहानी पूस की रात को पढ़ेंगे और इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी हम बात करेंगे। प्रेमचंद की जो कहानी है पूस की रात, किसान की स्थिति का प्रमाणिक दस्तावेज है। जो किसान की स्थिति है, गरीबी के संदर्भ में उनकी जो भी मजबूरी है, वो इस कहानी में प्रेमचंद जी द्वारा दिखाया गया है। इसमें उसकी जो ऋणग्रस्तता, मौसम की मार, कर्ज चुकाने की असमर्थता, किसान का परिवेश और पशुधन के साथ रिश्ता, कृषि से हताशा और ऊब, महिलाओं का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने में केंद्रीय योगदान समझा जा सकता है। ये इस कहानी का मूल जो केंद्र बिंदु है, इन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पूस की उसकी रात जो कहानी है, उसकी जो मूल कहानी है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो, और उसके बाद में प्रश्नोत्तर जो कि व्याख्यात्मक जो बड़े प्रश्न है, इस जो कहानी से क्या क्या बन सकते हैं, अगर हम वो कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन इस कहानी में नहीं बचेगा जो आपकी परीक्षा में ना आए। तो हम यही कोशिश करेंगे कि किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हमारे इस चैप्टर में कोई कमी रह गई हो। आपको 100% हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो इस कहानी के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन परीक्षा में आपके छपेगा वो इसी के अंदर ही होगा। तो आपके लिए जो एक जानकारी है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। हमारे द्वारा जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर, हमारे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से टेस्ट सीरीज जो कि एक साप्ताहिक हर रविवार को टेस्ट होता है और आपको पीडीएफ नोट्स इस ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो इसके लिए आपके लिए जो नाम मात्र का शुल्क है जो 500 रुपये रखा गया है, जो कि परीक्षा जब होगी आपकी तब तक ये ग्रुप चलता रहेगा और आपको जो अच्छे नोट्स जो पीडीएफ नोट्स वो मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल से टाइप करना है सेकंड हिंदी और आपको भेजना है हमारे जो मोबाइल नंबर है 9929735474। इन मोबाइल नंबरों को हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप सेकंड हिंदी लिखकर हमें भेज सकते हो और हमारे ग्रुप द्वारा जुड़ सकते हो। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट भी है उस पर भी जाके आप अध्ययन कर सकते हो, www.hindisahitya.com के नाम से जो चलती है, वहीं आप जाकर इन कहानियों को या इनसे जुड़े तथ्यों को पढ़ सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की मूल कहानी के साथ। अगर आप मूल कहानी को पढ़ लोगे तो उसके बाद में आपको मोटा मोटा थोड़ा इस कहानी के बारे में पता लग जाएगा कि कौन सा पात्र किस प्रकार का व्यवहार करता है और इस कहानी में कौन सा मुख्य पात्र है। जैसा कि आपको इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि किसान और एक ये जो कुत्ता है इनका पालतू, और आग से ये जो तप रहे हैं, जो किसान जो अपने कुत्ते के साथ आग से तप रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम, पूस की रात उसी संदर्भ में लिया गया है कि पूस की रात अर्थात ठंड की रात, बहुत जबरदस्त ठंड की रात होती है, उसे ही पूस की रात के माध्यम से इस कहानी में बताया गया है। सबसे पहले हम मूल कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद में जो ये महत्वपूर्ण तथ्य है ये पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, पूस की रात कहानी के जो पात्र, 4 ही पात्र इस कहानी में हैं। एक तो है हल्कू, जो मुख्य जो नायक है इस कहानी का, और मुन्नी इसकी जो हल्कू की पत्नी है, और जबरा ये पालतू कुत्ता है जबरा, और सहना जो साहूकार है, जमींदार है,
जिससे हल्कू पैसे लेता है। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा अलग जानकारी के लिए बता दूं कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तीन भागों में इस कहानी को रखा गया है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। अब ये साहूकार है जो पैसे लेने के लिए अपने जो उधार दिए हुए हल्कू के पैसे थे वो वापस लेने के लिए हल्कू के पास आता है, हल्कू के घर आता है। तो पहले भाग में हल्कू के घर का जो परिदृश्य दिखाया गया है। अब देखिएगा, उनकी पत्नी मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो क्या कम्बल कहां से लावेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। तो इनकी पत्नी कह रही कि 3 ही तो रुपए इकट्ठे हमने किए हैं, जमा किए हैं, उसके लिए आपने जो अपना कंबल लाना था सर्दी से बचाव के लिए, वो कहाँ से लाओगे? अगर हम सेना को अगर 3 रुपए दे देंगे तो कंबल कहाँ से आएगा? तो हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूछ सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी, यह सोचता हुआ अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, क्योंकि उसका शरीर इतना भारी नहीं था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। भाग 1 में हल्कू के घर के दृश्य को दिखाया गया है। भाग 2 में जहां पर इनकी जो खेत था, हल्कू का जो 5वें हिस्से पर या किसी प्रकार जो जमींदार का खेत है उसको संभालता था, वहां का दृश्य। और तीसरा जो भाग है उसमें एक आम का जो बगीचा है खेत के पास में, वहां ठंड से बचने के लिए वहां जबरा उनका जो कुत्ता था वो दोनों वहां चले जाते हैं, तो वहां का परिदृश्य होगा। तो मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें दरेड़ती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करेंगे? कोई खैरात दे देगा? कम्बल न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर का काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। ये कौन बोल रहा है? मुन्नी। अब देखिएगा, हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? क्योंकि साहूकार अगर उन साहूकार को पैसे नहीं दिए तो गाली निकालेगा। तो मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई बोहें ढीली हो गई और हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। तो उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती। तो पत्नी कहती है मुन्नी की, आप अब खेती आगे से छोड़ दो और मजदूरी करो, क्योंकि मुन्नी की सोच यह है कि अगर मजदूरी करेंगे, जितनी मेहनत दिन में करेंगे शाम को पैसा मिलेगा, उतना आराम से खाएंगे। और खेती के अंदर क्या, उधार जो साहूकार से पैसा लेना है, उसके बाद खेत को संभालना है, खेत में जो लगान वगैरह टैक्स वगैरह भरने होते हैं, उसके बाद में हल्कू को कुछ नहीं बचता। तो उसी मजबूरी में यह मुन्नी उनको बोल रही है कि खेती छोड़ दो और मजदूरी का काम करो। अब देखिएगा, उनकी सोच देखिएगा मुन्नी की, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी, अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। तो इसके बाद में जो काट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा इन्होंने किए थे वह आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। तो इसके बाद में जो दूसरा भाग है वो हम पढ़ेंगे। और
इस कहानी के जो दूसरे परिदृश्य में मैंने आपको बताया था कि खेत का दृश्य दिखाया गया, जहां पर खेत की रखवाली करता था हल्कू। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी में कूं कूं कर रहा था, और दो में से एक को भी नींद न आती थी। अब देखिएगा, एक तो कुत्ते का नाम है जो जबरू, यहाँ पे जबरा दिखाया गया है, तो ये ध्यान रखना आप। और इसके अलावा जो आपको ये ध्यान रखना है कि हल्कू और मुनि ने कितने रुपए जमा किए थे कम्बल के लिए। कम्बल लाने के लिए 3 रुपए जमा उन्होंने किए थे, जो कि सहना को दे दिए थे। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम। जबरा ने बड़े बड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमहाई लेकर चुप हो गया। तो कुत्ता भी इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है जैसे कि वो हल्कू की बातों को समझ रहा है, उसके भावों को समझ रहा है। उसकी समान बुद्धि ने तो शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ पर सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रहे। तो ये पवन, जो हवा, तेज हवा चल रही थी, उसके लिए रांड शब्द का जो प्रयोग किया गया है, जो कि ग्रामीण भाषा का शब्द जो रांड, इसी संदर्भ में लिया गया है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका हूं। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे बड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है। तो हल्कू अपनी तकदीर को दोषी मानता है कि भाग्य में ऐसा लिखा है, मजूरी हम करें और मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। तो जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। अब देखिएगा, पुआल शब्द जो आया है, पुआल किसको कहते हैं? जैसे धान की फसल है तो उनके डंठलों में से दाने निकाल देते हैं, तो जो पीछे डंठल बचे तो कचरा सा जो होता है, उनको पुआल कहा जाता है। कि उनका जो उन डंठलों का मैं एक गद्दा बनाकर तुझे तैयार कर दूंगा, उस पर बैठ जाया कर, तो तेरे को सर्दी नहीं लगेगी। उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की बार सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। तो किसान होता है जो अपने जो पशु या जानवर जो भी, उनके प्रति उनका जो प्रेम भाव है बहुत ही गहरा होता है। तो कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी। तो कुत्ते के अंदर बदबू सी आ रही थी, पर वह उसने अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे नहीं मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कों की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत नहीं था जिसने आज तक उसे इस दशा में पहुंचाया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उनकी आत्मा के शब्द द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। तो उस समय का जो दृश्य था, ऐसे लग रहा था जैसे एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा है। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझते थे। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा।
हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया और वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंगता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता, जो तुरंत ही फिर दौड़ता करते हुए उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा जो खून जम गया हो, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा हो। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है, तो लगभग 1 पहर से ऊपर अभी तक समय पड़ा है रात गुजरने में। जैसे कि 24 घंटे में 8 पहर होते हैं और 8 पहर जो प्रत्येक पहर में लगभग 3 घंटे होते हैं। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तपूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। सर्दी बहुत ज्यादा थी, उनके कंट्रोल से बाहर हो रही थी। तो हल्कू ने सोचा आम का जो बगीचा है वहां जाकर मैं पत्तियों को इकट्ठा करके जला लूं और तप लूं। चलिए, उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तपे। टांठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, थोड़े गर्म हो जाएंगे तो आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुआ आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ बनाकर खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा, यही सोच हल्कू में थी। और थोड़ी देर में जो अलाव जल उठा उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगे। वह अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो और अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग तप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सोकर, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गौरव को हृदय में छिपा नहीं सकता था, क्योंकि अब तो आग जल चुकी थी और सर्दी थोड़ी कम लगने लगी थी, तो शरीर थोड़ा गर्म हो गया था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही? जबर ने भी कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने भी पूंछ हिलाई, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। जबरा ने उस अग्निराशि की ओर कातर नेत्रों से देखा और मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। तो एक प्रकार से थोड़ा वातावरण भी इस प्रकार का बना हुआ है कि हल्कू अपने कुत्ते से बात कर रहा है कि अपने आग जो अलाव जगा रखा है, जो जला रखा है, उसके ऊपर से एक साइड से दूसरी साइड की तरफ कूद कूद कर देखें कि कौन सही को देगा। तो ये बात मुन्नी से भी मत कह देना, ये जबरा को बोल रहा है हल्कू। यह कहता हुआ उछला और उस अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर कोई बात नहीं। जबरा आग के इर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पर आ गया। अब क्या हुआ, भाग 3 में पत्तियां जो जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ न कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने पर जरा जग उठते थे और एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेते थे।
हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उससे आलस्य दबाई लेता था। जबरा जोर से भूंकर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। ध्यान रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से कौन से जानवर आगे थे खेत में? नील गाय। अब देखिएगा उनके कूदने दौड़ने की आवाज साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है, कहाँ अब तो कुछ सुनाई ही नहीं देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत के चरे जाने की आड़ मिली। अब अपने आप को जो धोखा नहीं दे इसका, उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा धंधाया हुआ था इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना, ऐसा है जो जान पड़ा। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लियो लियो लियो, ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहा था कि जानवर भाग जाएंगे। जबरा फिर मुंह को उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा और चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर से बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ कर जो भूख रहा था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालते थे और हल्कू गर्म राख के पास शांत हुआ बैठा था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे तुम यहाँ? आकर रम गए, उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? तो हल्कू ने बहाना किया कि मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की बड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। बहाना लगाया इसने हल्कू ने। तो दोनों फिर खेत के डांड पर आ गए और देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। वो भी मस्ती सो गया। दोनों खेत की दिशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। क्यों था खुश? क्योंकि जो मुन्नी ने जो बात कही थी कि खेती में इतनी मेहनत करते हो आप, सारी जितनी मजदूरी है जो वो आप मालिक को देते थे, जमींदार को देते, तो क्या फायदा? इससे अच्छा मजदूरी करें तो अच्छा जो अपनी मेहनत की खुद खा सके। तो वो बात उस दिन की चुभ गई थी और वो उसको सही भी लगी। इसी कारण वो खुश था कि ठीक है, जो फसल है वो खा गए मालिक के, तो खा गए जानवर। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो कहानी की, हल्कू के जो ये कथन है, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, मजदूरी जो कर लेंगे, काम करके जो भी मजदूरी करेंगे वो खाएंगे, अब खेती नहीं करेंगे। ये हल्कू अपने मन में सोच चुका था। तो इसी प्रकार ये जो कहानी है जो ये यहीं समाप्त होती है। आपने कहानी का जो पूरा वातावरण आपने कहानी में देखा, किस प्रकार से अलग अलग वातावरण में कहानी परिदृश्य में रखी गई है। प्रेमचंद की बहुत ही अच्छी कहानी, किसान की व्यथा को दिखाया गया है। अब देखिएगा, अब हम इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। उसके बाद में जो थोड़े बड़े प्रश्न है उनको देखेंगे ताकि कहानी क्लियर हो जाए। अब देखिएगा, एक तो ये कहानी थी 1930 में माधुरी जो पत्रिका थी प्रेमचंद जी की, उसमें प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखने, ये नोट कर लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं हुआ। और पूस की रात कहानी जो यथार्थवादी कहानी है, यथार्थवादी कहानी। इससे पहले जो कहानियां लिखते थे प्रेमचंद जी वो आदर्शवादी होते थे। आदर्शवाद को छोड़कर अब इन्होंने 1930 के आसपास यथार्थवाद जो उसमें कहानी जो वास्तविकता, जीवन की वास्तविकता है। अर्थ यथार्थवाद का अर्थ यही है कि जीवन की जो वास्तविक स्थिति है उसको दिखाना। तो इन्होंने यथार्थवादी जो कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। प्रेमचंद द्वारा यह कहानी 1930 ईस्वी में लिखी गई। पूस की रात कहानी प्रेमचंद द्वारा
आदर्शानुमुख यथार्थवाद के रास्ते को छोड़कर यथार्थवादी रास्ते की घोषणा करती है। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि पूस की रात कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो आपका सीधा सा एक ही उत्तर होगा यथार्थवादी। इस कहानी में किसान की वेदना को दिखाया गया है। पूस की रात कहानी में मूल समस्या गरीबी को दिखाया गया है। हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए कितने रुपए एकत्रित किए, तो आपका उत्तर होगा 3 रुपए। इस कहानी में आर्थिक विषमता को दिखाया गया। इस कहानी का प्रमुख नायक कौन है? हल्कू। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में नहीं आती। कथन किसका है? हल्कू की पत्नी मुन्नी का। हल्कू के पालतू कुत्ते का नाम क्या है? जबरा। कहानी में सहना कौन है? जमींदार साहूकार है जो वो सहना है। रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। यह कथन किसका है? हल्कू का। अब देखिएगा इस कहानी के जो प्रश्नोत्तर है वो भी देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आपको इस कहानी के वीडियो को देखने के बाद कुछ भी कहीं से ना देखना पड़े, इसके लिए प्रयास किया गया है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिएगा जो पहला जो प्रश्न है इसका, जो कहानी का कि हल्कू कम्बल के पैसे सेना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। अब देखिएगा, हल्कू कथा सम्राट प्रेमचंद विरचित पूस की रात शीर्षक कहानी का सर्वप्रमुख पात्र है। वह एक अत्यंत जो निर्धन किसान है। उसने किसी तरह काट कपट करके कम्बल के लिए 3 रुपए जमा किए थे, किंतु जब उसने महाजन सेना रुपए लेने के लिए आता है तो वह न चाहते हुए भी उस जमा पूंजी को परिस्थितिवश दे देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि सेना बिना रुपए लिए नहीं मानेगा। तो फिर वह व्यर्थ क्यों हुज्जत करे कराए, क्यों गाली सुने। बस इसी कारण वह पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, मुन्नी की नजर में खेती और मजूरी में क्या अंतर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मुन्नी कथानायक हल्कू की पत्नी है। उसकी नजर में खेती और मजूरी में बड़ा अंतर है। वह जानती है कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करवाता है वह खेती है, जबकि बिना खेत पधार का आदमी जहां तहां काम करता है वह मजूरी है। मुन्नी को लगता है कि जब खेती अपनी है तभी तो लगान और माल गुजारी देनी पड़ती है, उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिससे उबरना मुश्किल होता है। मजूरी करने पर यह झंझट नहीं होता, इसलिए वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए कहती है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, हल्कू खेत पर कहां और कैसे रात बिता रहा था। अब देखिएगा, पूस की रात में हल्कू अपने खेत के किनारे बनी ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वहां बांस के खटोले पर था और उसके पास कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पुराने गाड़े की चादर की सिवाय और कुछ नहीं था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा था और दोनों ठंड से थर थर कांप रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्कू ने जबरा के आगे की जो ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया है। हल्कू और जबरा दोनों पूस की रात में खेत पर ठंड से कांप रहे थे, उन्हें तनिक भी नींद नहीं आ रही थी। तब अंत में हल्कू पूस की ठंड काटने के लिए जबरा को यह आश्वासन देता है कि आज रात भर किसी तरह जाड़ा बर्दाश्त कर लो, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तुम उसी में घुसकर बैठना और तुम्हें इतना जाड़ा नहीं लगेगा। ये आश्वासन हल्कू ने जबरा को दिया। हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। इसके पीछे क्या कारण था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपने कहानी में वैसे पढ़ लिया था कि उस समय एक ऐसा दृश्य ही ऐसा जो प्रस्तुत हो रहा था कहानी में, जैसे से लग रहा था कि हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। इतना प्रेम था, अपने कुत्ते के साथ लगाव था उनका। हल्कू और जबरा दोनों ही भीषण जाड़े का सामना कर रहे थे, किंतु जब हल्कू से नहर आ गया तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया। जबरा उसकी गोद में ऐसे निश्चिंत होकर लेटा था मानो उसे चरम सुख मिल रहा हो। उसके इस आत्मीय भाव को समझकर ही हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, अर्थात वह सारे संकटों को भूलकर असीम आनंद की अनुभूति कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है। मैत्री की बात बहुधा एक समान दो प्राणियों के बीच कही सुनी जाती है, परंतु पूस की रात कहानी में हल्कू जो मनुष्य और जबरा जो कुत्ता के बीच मैत्री भाव प्रदर्शित है, लेकिन उन दोनों के बीच मित्रता का जो संबंध है वह सच्चे मित्र के समान है। उनमें परस्पर एक दूसरे के भावों, विचारों और सुख दुख को समझने की संवेदना है, अतः दोनों की मैत्री को
अनोखी कहा गया है। अब देखिएगा 7वां क्वेश्चन, हल्कू कैसे जान सका कि अभी रात पहर से ज्यादा बाकी है, कि एक पहर से ज्यादा अभी रात बाकी पड़ी है। हल्कू ने पूछ की कड़ाके की ठंड भरी रात जब काटे नहीं कटी थी, तब उसने आकाश की तरफ झांका और वह देखता है कि सप्तऋषि जो 7 तारों का समूह था, तो इसी से उसे संकेत मिला था कि एक पहर से ज्यादा रात अभी तक बाकी है। अभी आकाश में आधे भी नहीं चले जो 7 तारों का समूह था, अतः वह समझ जाता है कि रात अभी पहर से ज्यादा बाकी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है। लाख कोशिश करने के बाद जब हल्कू ठंड से बचकर सो नहीं पाता, वह वहां से कोई एक गोले के टप्पे पर लगे आम के बगीचे में चला जाता है और उसने अरहर के पौधों की झाड़ू बनाई और झाड़ू से नीचे बिखरी ढेर सारी पत्तियों को बटोर कर जमा कर लेता है। जब सारी सूखी पत्तियां जमा हो जाती है तो उसमें आग लगाता है और उसी अलाव की आंच में तप कर अपना तन बदन गर्म करता है। इस प्रकार ठंड का सामना करता है। प्रश्न 9 जो 9वां देखिएगा, लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा। देखिए, पवन के लिए लेखक ने रांड शब्द का प्रयोग भी किया गया है इस कहानी में। निर्दय पवन पत्तियों को कुचलना से आप क्या समझते हैं। इस पाठ में एक जगह लेखक ने पवन को निर्दय कहा है। निर्दय का तात्पर्य होता है कि उस व्यक्ति में दया ना हो, जिसमें दया ना हो उसे निर्दय कहा जाता है। तो पूस की रात में एक ऐसे असहनीय जाड़ा पड़ रहा था और उसमें भी हवाओं का बहना तो एकदम कहर डाल रहा था। अभिप्राय यह है कि हवा चलने पर ठंड और भी बढ़ी जा रही थी। पवन द्वारा पत्तियों को कुचले जाने से मतलब यह है कि जैसे कि कोई समर्थ आदमी कमजोर को कुछ नहीं समझता, वैसे निष्ठुर पवन बेजान पत्तियों पर से गुजर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आग तपते हुए हल्कू कैसे क्रीड़ा करता है, अपने शब्दों में वर्णन करता है। तो जब अलाव की आग के कारण सर्द बड़े हल्कू को ठंड से राहत मिलती है, उसके शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाती है, तो उसकी विनोद वृत्ति जागृत हो जाती है। वह छलांग लगाकर अलाव के इस पार से उस पार फांद जाता है, कूदता है इधर से उधर। वो कुत्ते को भी कहता है कि तुम भी इधर से उधर अलाव के ऊपर से कूद करके दिखा, और ऐसा करने से जबरू से भी कहता है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन देखिएगा, हल्कू और मुन्नी दोनों की चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। कौन सा पात्र जो आपको अच्छा लगा। अब देखिएगा, पूस की कहानी में 2 ही प्रमुख पात्र है, हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी। दोनों के चरित्र में यद्यपि बहुत कुछ समानताएं तथापि उनमें भिन्नताएं भी है। हल्कू एक औसत भारतीय किसान की भांति हर हाल में परिस्थितियों से समझौता करने के लिए तैयार रहता है और अपने दर्द भरी जिंदगी को भाग्य की विडंबना मानता है। अपने भाग्य को वो दोष ठहराता है कि भाग्य या किस्मत में ऐसा लिखा है, गरीबी लिखी है। किंतु मुन्नी के चरित्र में ऐसी बात नहीं है। वह उसके स्वभाव में अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव, और हल्कू के लिए खेती में यदि मान सम्मान है तो मुन्नी के लिए वैसा मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता, जिसमें तन ढकने के लिए वस्त्र और पेट भरने के लिए रोटी भी नसीब नहीं हो। बात भी सही है। हल्कू की समझौता प्रस्ती जो और भाग्यवादी विचारों की बजाय मुन्नी का विद्रोही स्वभाव और आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमें अधिक महत्वपूर्ण लगता है। अब देखिएगा 12वां क्वेश्चन देखिएगा, यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करती है। तो किसान से मजदूर बनने की त्रासदी किन परिस्थितियों में हल्कू को मजदूर बनना पड़ा, इसकी ओर संकेत करती है। पूस की रात कहानी की कथा वस्तु से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें एक भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी का मार्मिक वर्णन है। हल्कू जो ये अत्यंत गरीब किसान है, खेती में जी तोड़ परिश्रम करता है, फिर भी उसे भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता। जिस किसी तरह वह जाड़े की ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने हेतु कुल 3 रुपये जमा करके रखे रहता है, किंतु वह बदनसीब किसान एक कंबल भी नहीं खरीद पाता, क्योंकि वह रुपये महाजन सेना को देना पड़ता है। और इस प्रकार मानसिक अवसाद इतना अधिक बढ़ गया कि उसे खेती अर्थात किसानी की अपेक्षा मजदूरी अच्छे लगने लगी थी। कहानी के अंत में उसके कथन कि रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। अब देखिएगा 13वां क्वेश्चन देखिएगा, पूस की रात कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है। कहानी में उसका क्या महत्व है। जबरा जो पालतू कुत्ता था हल्कू का। पूस की रात कथा सम्राट प्रेमचंद की एक बहुचर्चित बहुप्रशंसित कहानी है। इसमें हल्कू और मुन्नी के अतिरिक्त एक प्रमुख मानवेतर पात्र है कुत्ता जबरा। वह हल्कू का अत्यंत आत्मीय कहना चाहिए कि वह उसके परिवार का अभिन्न सदस्य है। इस कहानी में बड़ा महत्व है इसका। रात में खेत में हल्कू के साथ एकमात्र उसका प्यारा संगी जबरा ही होता है। उसके माध्यम से हल्कू के चारित्रिक वैशिष्टों मनोगत भावों को उभारने में लेखक को बड़ी मदद मिली है। अब देखिएगा, यदि जबरा के
चरित्र की कहानी में सन्निवेश न होता तो शायद हल्कू के चरित्र के कुछ पहलू अनछुए और अनुद्घाटित रह जाते, उस सहजता से व्यक्त नहीं हो पाते। पुनः उन दोनों पात्रों के मध्य जो संवाद योजना है अत्यंत स्वाभाविक, रोचक, मर्मस्पर्शी कथा वस्तु के सर्वथा अनुकूल है। इसके कृषक प्रकृति पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। अतः कहा जा सकता है कि जबरा जैसे मानवित्र पात्र का नियोजन पूस की रात कहानी के कथ्य को पूर्ण बनाने में सहायक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मूल कहानी को पढ़ा, जो प्रेमचंद की पूस की रात जो कहानी है उसको अच्छे से पढ़ा। उसकी प्रमुख तथ्य जो महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पढ़ी और प्रश्नोत्तर भी पढ़े, ताकि इस कहानी को पूरा क्लियर किया जा सके। तो दोस्तों आपके लिए जल्दी नया वीडियो भी लाएंगे। इसके लिए आपको जो भी हमारे द्वारा की गई कोशिश अगर अच्छी लगती हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई भी अगर कहीं भी कोई मिस्टेक हो तो भी आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। हम कभी भी मन में यह नहीं सोचेंगे कि कोई हमारी कमी निकाल रहा है या कोई अन्य अलग अर्थ में संदर्भ में कोई अन्य बात कह रहा है। जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।